Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the continuation of the last lecture. स्टेयरकेस इफेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं. स्टेयरकेस इफेक्ट को हम ट्रैप भी कहते हैं. अगर ये एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है, हमने नोट भी किया होगा. इसमें यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कभी किसी टाइम पे काफी देर तक सो रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो आप यूजुअली एकदम से अपनी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो फुल लेंथ की या फुल फोर्स के साथ नहीं कर पा रहे होते हैं. आप कोई कोशिश कर भी रहे होते हैं तो जो मसल है वो थोड़ा सा वीक महसूस हो रहा होता है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आहिस्ता 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 करके जो है वो आप फुल स्ट्रेंथ पे आता है और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें यही बताया है कि व्हेन अ मसल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, इट्स इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मे बी एज लिटिल एज 1/2 ऑफ द स्ट्रेंथ 10 to 50 मसल ट्विचेस लेटर. ठीक है, यानी आपने जो शुरू में जो काम किया, जो शुरू में जो आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ती चली जाती है. और 10 कॉन्ट्रैक्शंस या 25-50 कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जो मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसमें, और जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है उसमें बहुत फर्क होता है. ठीक है जी. तो ये जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन की वो क्या करती है कि एक स्टेप वाइज इंक्रीज करती है. जैसे जैसे आप स्टिमुलस देते जाते हैं वैसे वैसे वो इंक्रीज करती जाती है, और आखिर में एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद जो है वो स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है. ठीक है जी. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. नाउ दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टर्म्ड एज अ प्लेटू. ये चूंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जो राइज है वो कंप्लीट हो गई है और अब ये अपना स्टेडी जो लेवल है जो कॉन्ट्रैक्शन का उसने अचीव कर लिया है, तो ये आपका प्लेटू बन रहा है. ठीक है जी. तो ये प्लेटू भी लगा आपका. अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें स्पेलिंग में मैंने कुछ गड़बड़ की है. हाँ, ये नहीं है. यहाँ तक है प्लेटू. तो ये प्लेटू बन जाता है और दिस इफेक्ट बेसिकली इज नोन एज द स्टेयरकेस इफेक्ट. अगर आप देखें तो ये 1 पे ये दूसरा स्टेप नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो ऑब्वियसली बाय द मतलब ग्रेजुअली आप उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ के अपने और मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंचती है. दिस इज नोन एज स्ट्रेप एज वेल एज स्टेयरकेस इफेक्ट. ठीक है जी. जो पीछे रीजन है वो इतना एज सच मालूम नहीं है, लेकिन कोई कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि शुरू में चूंकि जो कैल्शियम है वो इतना तेजी से नहीं निकल रहा होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जितने भी जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो उनके साथ कैल्शियम लग गया और फिर कैल्शियम का रिलीज होना फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एंट्री ऑफ कैल्शियम थ्रू द कैल्शियम चैनल्स बिकॉज दे आर वेरी स्लो कैल्शियम चैनल्स. तो उसके नतीजे में ये जरूर हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाए, मोर एंड मोर कैल्शियम चैनल्स ओपन and more and more calcium is available for the contraction of the muscles. तो उसके बाद फिर जो है बेसिकली वो मसल्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ, फुल लेंथ स्ट्रेंथ जो है वो उस वक्त हासिल कर लेते हैं जब टोटल जो कैल्शियम है वो अवेलेबल हो जाता है. और उससे पहले चूंकि उतना कैल्शियम अवेलेबल नहीं हुआ होता है तो जितने मसल्स को कैल्शियम अवेलेबल हुआ था वही काम कर रहे होते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जितनी के तमाम मसल्स में कैल्शियम के लग जाने के बाद स्ट्रेंथ आती है. ठीक है जी. तो ये दिस इज व्हाट स्टेयरकेस इफेक्ट इज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोन के हवाले से. व्हाट डू यू मीन बाय टोन? बेसिकली एक अगर आपने नोट किया हो, अगर आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो भी आपके जो मसल है वो एकदम फ्लैसिड नहीं होता, ढीला नहीं पड़ा हुआ होता, उसमें एक टोन होता है, उसमें एक टाउटनेस होती है. ठीक है. अगर आप सो रहे हैं, बेखबर सो रहे हैं, कोई आपकी बॉडी को हाथ लगाएगा तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो अपनी जगह एक हल्का सा एक जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो मैकेनिज्म है वो मेंटेन किए हुए होंगे और उसके नतीजे में उनके अंदर एक हल्की सी हार्डनेस होगी. दैट हार्डनेस इज नोन एज द टाउटनेस. TAUTNES, टाउटनेस. ठीक है जी. Now this stoutness basically is known as the muscle tone. अच्छा, नॉर्मल स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो हर वक्त नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते जब तक कि एक्शन पोटेंशियल ना हो, लेकिन जो टोन है वो एट लो रेट नर्व मसल इम्पल्सेस जो है वो कंटिन्यूसली लो रेट के ऊपर आ रहे होते हैं और उन लो रेट इम्पल्सेस के नतीजे में जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूसली रिलीज हो रहे होते हैं, आपके मसल्स के अंदर एक स्लाइट कॉन्ट्रैक्टिलिटी मौजूद रहती है. नाउ दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अच्छा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टोन है, मसल टोन, बेसिकली ये आपको डिफरेंशिएट भी करा रही होती नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान. यानी से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको स्ट्रोक हो गया,
ठीक है। आपको मालूम है कि स्ट्रोक होने के नतीजे में होता क्या है कि बंदा जो है वो उसकी नर्व सप्लाई कम हो जाती है मसल। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या होता है कि अगर नर्व सप्लाई कम हो रही है तो वो एरिया जहाँ पे वो मसल्स को सप्लाई कर रहा था वहां पे पैरालिसिस होगा। ठीक है। अच्छा, अब वहां पे जब पैरालिसिस होती है तो आपको बाकायदगी के साथ मसल्स को हाथ लगा के पता चल जाता है कि जी कौन से मसल्स में पैरालिसिस हुई है और कौन से मसल्स में पैरालिसिस नहीं हुई है। और वो किस तरह से पता चलेगा, बंदा अभी इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं कर रहा, तो वो पता कर चलता है आपकी मसल की टोन से। कुछ मसल्स होंगे जो बिल्कुल हाथ में आपको बिल्कुल जैसे नहीं वो सड़ी की सब्जी की तरह बिल्कुल नरम नरम से फील हो रहे होंगे, और कुछ होंगे जहाँ पे आपको एक मसल में टोन एक टाइटनेस सी फील हो रही होगी। तो जो टाइट वाले होंगे ऑब्वियसली वहां की टोन अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन मसल्स की नर्व सप्लाई मौजूद है, और जो बिल्कुल सब्जी की तरह ढीले ढीले से पड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो मसल्स होंगे जहाँ पे नर्व सप्लाई खत्म हो गई है, और उस नर्व सप्लाई के खत्म होने के नतीजे में आपके जो मसल्स हैं वो उनकी टोन खत्म हो गई है और वो ढीले पड़ गए। ठीक है जी। सो टोन बेसिकली एक तो आपको डिजीज और हेल्दी मसल्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करवाता है, और एक डेड और अलाइव मसल्स के दरमियान में डिफरेंशिएट कराता है। यानी से फॉर एग्जांपल अगर देखा गया है कि जब जैसी डेथ होती है तो जो इनिशियल टाइम होता है, जो बिल्कुल इनिशियल टाइम होता है, उसमें बॉडी थोड़ी देर के लिए एकदम से ढीली पड़ जाती है डेड बॉडी। ठीक है, आप हाथ उठाएंगे धड़ से गिर जाएगा, मसल्स जो है उनके अंदर कोई टोन नहीं रह जाएगी, मसल्स ऐसा लगेगा जैसे हड्डियां छोड़ दी मसल्स ने। So that is basically the loss of the tone, because एकदम से ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन डेथ के नतीजे में जो मसल्स हैं उनकी जो टोन है उनका लॉस हो जाता है और मसल्स जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर एक और कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है डेथ के बाद, जिसको हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी उसको। सो उस कंडीशन के अंदर फिर जाके मसल्स दोबारा से टाइट होते हैं, लेकिन वो एक एबनॉर्मली हार्ड मतलब बहुत ही मतलब लकड़ी टाइप एक अपीयरेंस आ जाता है मसल्स में। तो दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन जो अभी हम जो बात करें मसल टोन की, वो ये है कि याद रखने वाली बात है कि बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ द मसल टोन टेल्स यू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी and weak या diseased muscles, and it also differentiate between live and dead muscles. अच्छा जी, बेसिकली जो रिजल्ट है, जो टोन क्यों आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लो रेट ऑफ नर्व इम्पल्सेस आर कमिंग कंटिन्यूअसली थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर बेसिकली हेल्पिंग द मसल्स टू मेंटेन देयर टोन। अब ये जो चीज हो रही है ये ब्रेन से आ रही है ऑब्वियसली। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से तो आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से मिल रही है। अप्रोप्रिएट स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और ये ओरिजिनेट करते हैं मसल स्पिंडल में, लोकेट करते हैं मसल्स के अंदर। अब ये देखिए, ये जो जगह है ना यहाँ पे, ये जो जगह है, ये जो अगर आपको नजर आ रही हो क्लियर कट इस जगह पे, ये देखें, इसको अब आप बुक में से जो है वो करीब से भी करके देख सकते हैं, या बुक में उसको इनलार्ज, इस पिक्चर को इनलार्ज करके भी देख सकते हैं। दीज आर द मसल स्पिंडल्स बेसिकली। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मसल की टोन मेंटेन करने का है, और कोई काम ही नहीं है ये। ठीक है, तो ये मसल से हर वक्त एक हल्की सी जो है वो मतलब एक्शन पोटेंशियल तो नहीं कहेंगे, एक हल्की सी एक डिस्चार्ज कंटिन्यूसली चल रही होती है, जिसके नतीजे में मसल्स जो है वो बिल्कुल एकदम से ढीले नहीं पड़ जाते। से फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर हम बैक पेस वाली पिक्चर पर आए वापस, ये वाली पिक्चर, अगर इफ से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि मसल की जो टोन है वो उस वक्त मेंटेन होगी जब बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे, से फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो है वो अगर मसल पार्टली कॉन्ट्रैक्टेड रह रहा है, अगर तो इससे भी ज्यादा दूर चला गया, ये 3.5 माइक्रोमीटर से ग्रेटर देन 3.5 माइक्रोमीटर जो है वो जेड डिस्क अपार्ट हो गई, तो ऑब्वियसली उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं रहेगा। जब वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा तो जो स्लाइड सी जो टोन या जो स्लाइड सी कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन हुई है वो नहीं रह सकेगी, तो दैट विल लूज द टोन। और अगर फॉर एग्जांपल 3.5 या 3 और 3.5 माइक्रोमीटर के दरमियान में आपका सार्कोमेयर की लेंथ रह रही है, तो दैट मींस मसल्स आर इन टोन, टोनिक है। ठीक है, so this was about the tone of the muscles, and very important thing again, fatigue. fatigue क्या होती है भाई?
prolonged and strong contraction of a muscle leads to a well-known state of muscle fatigue. Fatigue का मतलब हम ये लिख सकते हैं कि basically the ability of the muscles to contract decreases for a period of time after very strong muscular activity. आपने नोट किया होगा, अगर से फॉर एग्जांपल वो लोग जो वर्कआउट्स करते हैं या वो लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या किसी भी किस्म की मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, अगर आप एक मखसूस टाइम तक के लिए अपनी मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उतना तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन उससे ऊपर आपको थकन महसूस होनी शुरू हुई, उसके बावजूद भी आप उस मस्कुलर एक्टिविटी को बर्दाश्त कर रहे हैं और करे चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह अगर आपने नोट किया हो कि उसके बाद जो है वो एकदम से आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन एक और चीज आपने नोट की होगी कि एक टाइम करने के बाद अपनी मस्कुलर एक्टिविटी आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी जो एक्टिविटी है उसमें वो स्पीड, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जो कि शुरू में आपने जब स्टार्ट किया था तब था। से फॉर एग्जांपल हम पुशअप्स की बात करते हैं, अगर कुछ लोग हैं जो पुशअप्स करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आपने नोट किया होगा टीवी पे बहुत दफा दिखाया जा रहा होता है कि जी लोगों का जो है पुशअप्स का मुकाबला कराया जा रहा है। तो से फॉर एग्जांपल एक बंदा जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है वो 100 पुशअप्स लगाने के बाद भी आखिरकार उसके बाद ये होता है कि वो पुशअप्स में जो उसकी जो स्ट्रेंथ है ऊपर नीचे होने की, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। पहले वो अगर बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाती है ऊपर नीचे होने की, और आखिर में एक टाइम आता है जब वो गिर जाता है। ठीक है जी, तो ये जो स्पीड जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और उसके बाद जो बंदे का गिर जाना, बेसिकली दिस इज योर फटीग, क्योंकि आप मसल्स को कंटिन्यूसली वर्किंग में रख रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं, वीक नहीं हो जाते, थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो थकन जो है उसको हम फटीग कहते हैं। फटीग रिजल्ट्स मेनली sorry, fatigue results mainly from inability of the contractile and metabolic processes of the muscle fiber to continue supplying the same work output. यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूजुअली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एक दफा, एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मसल्स में पहले ही प्री फॉर्म्ड एटीपी मौजूद होता है। ठीक है जी, जितनी देर ये प्री फॉर्म्ड एटीपी मौजूद है उतनी देर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इन द मीनवाइल आपका जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा एंड इट विल गिव यू 8 ATPs पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तेजी से काम हो रहा होता है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, उसके नतीजे में आपको हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने पे 8 ATPs मिल रहे होते हैं अगर ऑक्सीडेटिव है तो। इफ ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी नहीं है, नॉर्मल सप्लाई चल रही है, तो ये इस तरह से आपको 8 ATPs मिलेंगे। अगर इफ नॉट ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव नहीं है तो फटीग का प्रोसेस जल्दी होगा। वजह उसकी क्या है कि 1 ग्लाइकोलाइसिस विल बी गिविंग यू 2 ATPs। ठीक है, 6 ATPs जो है वो रन आउट हो जाते हैं। ये चीज हो गई। उसके अलावा फिर जैसा कि हमें आपको याद है हमने बात की थी क्रिएटिन काइनेज की। क्रिएटिन काइनेज भी आपको फॉस्फेट दे रहा होता है जो कि आपके एडीपी को, जो अभी आपका एडीपी बना था उसको एटीपी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको रेडीली आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है ड्यूरिंग द मसल्स। लेकिन क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे स्टोर्स जो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। आपने रेस्ट फेज में जितना क्रिएटिन काइनेज बना के रखा हुआ था, वो क्रिएटिन फॉस्फेट बना के रखा हुआ था, वो सारा इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी, आपके पास जितना आपने जो रेस्ट फेज में आपने जितना ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा हुआ था वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो पहले से प्री फॉर्म्ड एटीपी बन के रखे हुए थे वो सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद ही तो बाकी के प्रोसेस शुरू होते हैं। तो ये जो बेसिक जो मैकेनिज्म है उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये तमाम एनर्जी सोर्सेज जो है वो आपके खत्म होने शुरू होते हैं तो आपके मसल्स जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको उतना मेंटेन, उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रहे होते जैसे कि वो पहले कर रहे होते हैं।
जैसे वो शुरू में कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस उनके पूरे नहीं हो रहे होते हैं, एनर्जी नहीं मिल रही होती है, तो आपका वर्कआउट का जो प्रोसेस होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। एथलीट्स क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली फटीग उनकी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जो है वो उनकी बढ़ती है, डिप्लीशन ग्लाइकोजन, जैसे कि आपको मैंने बताया, ग्लाइकोजन जैसे जैसे डिप्लीट होता चला जाएगा, वैसे वैसे उनकी एनर्जी और उनका जो फटीग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता चला जाएगा। नर्व सिग्नल्स किसी भी वजह से अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, उसके नतीजे में वीक होगा। ब्लड फ्लो किसी भी वजह से, अगर हार्ट का कोई ट्रबल है उसकी वजह से या किसी और रीजन की वजह से उसको जो है हार्ट का जो फ्लो है वो नहीं आ रहा है, तो फिर फटीग बहुत जल्दी आएगी। फटीग में बेसिकली क्या होता है कि जी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, करते रहते हैं, जो कि मैंने बताया था ट्रैप के हवाले से, ये स्टेयरकेस, इसलिए उसमें जो हम यहाँ से आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़नी शुरू होती है, उसके बाद प्लेटू आ जाता है। ये प्लेटू जो है वो जैसे ही उसके बाद जैसे ही आपकी जो एनर्जी सोर्सेज डिप्लीट होना शुरू होते हैं, तो वो रिवर्स प्लेटू चलना मतलब ट्रैप शुरू हो जाता है, जिसको आप फटीग कहते हैं। यानी स्टेप वाइज फिर दोबारा से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो वीकनेस की तरफ जानी शुरू हो जाती है। दिस इज योर फटीग। रेस्ट पीरियड आया, उसके बाद आपने दोबारा काम किया, उसके बाद दोबारा से ठीक होगी। सो दिस इज बेसिकली दैट प्रोसेस। अच्छा, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं मसल्स के, तो दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल फाइबर ड्यू टू ओवरवर्क। आमतौर पे अगर आपने नोट किया हो कि किसी भी बंदे के मसल्स इतने वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन अगर आपने नोट किया हो कि जब आप वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं, लोगों के मसल्स बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप उनकी बॉडी देखते हैं तो इट्स लाइक वेरी रिप्ड काइंड ऑफ अ बॉडी, बिकॉज ऑफ एवरी मसल इज इंडिविजुअली ग्रोइंग एंड इट इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली मसल्स जो है वो फूले हुए नजर आ रहे होते हैं बॉडी के। ठीक है जी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आप ओवरवर्क में डाल रहे होते हैं मसल्स को, तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो उस जो वर्क कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी वजह से वो अपनी साइज में बड़े हो जाते हैं। अब वो जब साइज में बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनके माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं नंबर। ठीक है, फिर उसके अलावा एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। अब वो तो ऑब्वियसली बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन जो आपका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो उनकी जो सपोर्टिव सब्सटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि एक्टिविटी की वजह से मसल का बल बढ़ा हो जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर ज्यादा हो रहा होता है, उसका नतीजा भी होता है कि वो मसल जो है वो बल्की हो जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली इज बीइंग डन ड्यूरिंग व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर डूइंग एन एडिशनल वर्कआउट टू मेक योर बॉडी। ठीक है जी, एट्रोफी उसका जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं आप मसल्स को, तो मसल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। अगर डिसयूज है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, नर्व सप्लाई का मसला हो गया, हार्मोनल डेफिशिएंसी हो गई है, या ओल्ड एज हो गई है, या किसी भी वजह से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो गया, लाइक आपने नोट किया होगा बहुत सारे गदागर जो होते हैं जो उनके बाजू सूखे हुए होते हैं, वो क्या किया जाता है कि उनको जो है वो क्या किया जाता है कि उनको जो है ना वो जो जूट होती है, जूट में क्या है पानी डालो तो खुलती चली जाती है। तो बेसिकली उनको क्या किया जाता है, जैसे लोगों को अगवा कर लिया, उसके बाद उनके बाजुओं को बांध दिया जाता है और बांध के फिर डेली उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, वो जूट फूलती चली आती है। और फूली हुई जूट के नतीजे में अंदर का जो मसल है वो दबता चला जाता है, और जब थोड़े दिनों के बाद जब आप उनको हटाते हैं तो वो सारे मसल जो है वो श्रिंक होके एट्रोफाइड हो चुके होते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि बाजू जो है वो सूखा हुआ होता है, ऐसे लटक रहा होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, उसको दिखा के लोगों से जो है वो भीख मंगवाई जाती है। सो दीज आर बेसिकली द मेजर रीजंस। या प्रोलॉन्ग रेस्ट पे चला गया बंदा, से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका वो हो गया है, क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हुआ था एक जमाने में, आपको याद होगा कि फ्रैक्चर के बाद 6-7 महीने का जो है वो कास्ट लगा के बंदे को बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता था। तो उस कास्ट के उतरने के बाद जो है जो मसल्स होते थे हाथ के या पैर के वो एट्रोफाइड हो जाते थे, उनको बाकायदा मसल्स की एक्सरसाइज करवा के फिर उनको नॉर्मल उनके नॉर्मल एक्टिविटी रूटीन पे लाया जाता था। तो अब वो चीज आपने नोट किया होगा कि बहुत कम हो गई है, इतना बड़ा कास्ट नहीं इतना लंबे अरसे तक के लिए पहनाया जाता, लेकिन एक वो भी एक रीजन होता था। या उस किसी भी बीमारी के नतीजे में मुस्तकिल पेशेंट जो है वो बेड रेस्ट पे, ऑब्वियसली उसकी खुराक कम हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाना कम खाएगा, नेट रिजल्ट क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है वो एट्रोफाइड होती चली जाएगी। तो एट्रोफी मींस श्रिंकेज ऑफ द मसल्स। सो मस्कुलर एट्रोफी मींस श्रिंकेज ऑफ द मसल्स। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी
ऑर्गेनीज हैं उनकी साइज, उनकी तादाद कम होनी शुरू हो जाती है, उनकी फंक्शनैलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि वो एनर्जी, उनकी फंक्शनैलिटी के कम होने के नतीजे में आपकी जो मसल्स है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और ऑल टुगेदर मसल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्चर, अ फाइब्रस टिश्यू दैट रिप्लेसेस द मसल फाइबर ड्यूरिंग डीनर्वेशन एट्रोफी also has a tendency to continue shortening for many months is known as contracture। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी डिजीज के बाद, यूजुअली बर्न्स के बाद ऐसा होता है, या अगर तो नर्व्स जो है वो कट गई हैं किसी स्पेसिफिक एरिया की, तो क्या होता है कि नर्व्स खत्म होने के बाद मसल्स जो है वो उनके दरमियान में फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर जाता है। अब वो फाइब्रस टिश्यू जो है, जब शुरू शुरू में क्या होता है कि जब हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है तो वो फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो उतना ही बराबर होता है। लेकिन ये हमारे अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है कि जब आपका जख्म हील हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो एक्सेसिव फाइबर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं खुद ही से। ठीक है, तो अब वो जब वो खुद ही से खत्म होते हैं तो ऑब्वियसली जब वो कम होना शुरू होते हैं, शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है उनकी। तो उस शॉर्टनिंग के प्रोसेस को, यानी जो फाइब्रस टिश्यू दरमियान में आ रहा है उसकी शॉर्टनिंग के प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। अब वो फाइब्रस टिश्यू क्योंकि मसल्स के दरमियान में, तो वो क्या करता है कि जब वो श्रिंक होता है तो मसल्स को भी साथ साथ, क्योंकि वो अटैच हुआ होता है मसल से, मसल्स भी साथ साथ श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्चर। अगेन ये बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। एक तो जो आपका एक ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है उसकी वजह से। ठीक है ना, आपकी जो नॉर्मल बॉडी है जिसमें किसी भी किस्म की कोई डैमेज नहीं है, तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत तरीके से बनाई है वो बॉडी। ठीक है, तो वो जो खूबसूरती होती है वो अगर कॉन्ट्रैक्चर आता है, कट्स आते हैं, तो उसकी वजह से वो खूबसूरती अव्वल तो खत्म हो जाती है, पहली चीज। दूसरा ये कि फंक्शनल डिफॉर्मिटी आती है, मसल्स चूंकि बीच में फाइब्रस टिश्यू आ गए तो मसल्स की जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। अच्छा, वो खत्म होने के नतीजे में आप नॉर्मल उस एरिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाती। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ना होने का मतलब क्या होता है तो ऑब्वियसली उस लिम्ब की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये काफी परेशान कुन है, और उसके लिए फिर लोग जो है वो बाकायदा मेडिकल जो सपोर्ट होती है वो सीख कर रहे होते हैं, सर्जरी कराते हैं, उस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम करवा सकें। तो वो तमाम चीजें जो है वो इस वजह से इसको क्लिनिकल एस्पेक्ट में रखा गया। राइगर मॉर्टिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। राइगर मॉर्टिस क्या है कि आफ्टर आवर्स, सेवरल आवर्स आफ्टर डेथ, मसल्स ऑफ द बॉडी गो इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इस जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको राइगर मॉर्टिस कहते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और क्यों हो रहे होते हैं? एक्शन पोटेंशियल के बगैर हो रहे होते हैं। ये जो रिजिडिटी प्रोड्यूस होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद सारा एटीपी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो एटीपी आपको जैसे बताया था कि क्रॉस ब्रिजेस को हटाने के लिए, यानी एक दफा कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो क्रॉस ब्रिजेस को हटाने के लिए भी आपको एटीपी की जरूरत है। अब वो जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उनमें जो एटीपी लग के एटीपी ब्रेक होगा तो वो क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक होंगे। ठीक है, अब वो क्या रहा है कि एटीपी आपका जो है वो खत्म हो चुका है डेथ की वजह से, तो वो जो क्रॉस ब्रिजेस एक दफा बने वो फिर सेपरेट आउट नहीं हो पाते। तो जब वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो मुर्दा है उसकी जो बॉडी है वो पूरी पूरी अकड़ जाती है, क्योंकि एटीपी उसको मिलेगा नहीं, मसल्स रिलैक्स होंगे नहीं। ठीक है जी, तो वो फिर जो है वो जब रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू होता है वो कब शुरू होता है? जब पूरी की पूरी डीनेचुरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी मसल फाइबर्स जो है वो आप उनके अंदर डेथ का प्रोसेस शुरू होता है, तो फिर जाके मसल्स जो है वो ढीले पड़ते हैं और वो रिलैक्स कर जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर स्केलेटल मसल। आपकी जो स्केलेटल मसल्स के जो 2 चैप्टर्स थे गाइटिन में, जो चैप्टर नंबर 6 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2 के, वो आज कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके साथ दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।